इस्लाम धर्म का उदय और विकास। इस्लाम धर्म का इतिहास जो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ये जानने के लिए हमें उससे पहले कुछ अन्य बिंदुओं को जानना जरूरी है। इस्लाम धर्म का उदय और विकास। पहली बात तो इस्लाम क्या है और कहाँ से आया, फिर उसका उदय क्यों हुआ, दूसरा बिंदु, और उसके बाद उसके विकास कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, और चौथी और अंतिम बात विकास के साथ साथ इस्लाम धर्म में हुए परिवर्तन और उनकी विचारधारा। इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे। कक्षा 11वीं का यह विषय है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है इस परिप्रेक्ष्य में कि आज इस्लाम एक काफ़ी विशाल क्षेत्र को लेता हुआ धर्म है। इससे पहले कि हम जाएं कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, हम कुछ आधारभूत बातें जान लें। उन आधारभूत बातों में सबसे पहला तो यह है कि धर्म क्या है। इस्लाम धर्म का उदय और विकास। धर्म क्या भला है, धर्म से हम क्या समझते हैं। धर्म मतलब रिलीजन, ये तो हम सब जानते हैं, पर हमको ये जानना जरूरी है कि धर्म का ताल्लुक एक विचारधारा से होता है। धर्म का संबंध एक विचारधारा से होता है और उस विचारधारा के तहत जीवन जीने का पहलू उसमें समाविष्ट रहता है। विचारधाराएं, जितने व्यक्ति उतनी विचार, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जो अपनी पैठ समाज में बहुत गहराई तक बनाते हैं। धर्म जो है, धर्म एक विचारधारा है जिसका ताल्लुकात मुख्य रूप से ईश्वर से रहता है और इसलिए हम इसको, धर्म को, रिलीजन मानते हैं। वैसे एक और अर्थ धर्म का है जो हमको मालूम है, आपको मालूम है। हमारा धर्म है सबकी सेवा करना, हमारा धर्म है बड़ों की इज्जत करना। यहाँ पर धर्म का अर्थ हो जाता है ड्यूटी, कर्तव्य। तो ड्यूटी, कर्तव्य और विचारधारा, इसका समावेश हम धर्म में पढ़ते हैं। धर्म को संक्षिप्त में, अत्यधिक संक्षिप्त में जानने के बाद अब हम थोड़ा सा चलें, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को जानने की कोशिश करें इससे पहले कि हम इस्लाम विषय पर आएं। किसी भी विषय को समझने के लिए, खासकर इतिहास के, राजनीति शास्त्र के, ऐसे विषयों को समझने से पूर्व अत्यधिक जरूरी है कि हम भौगोलिक संरचना वहाँ की समझ लें, भूगोल समझ लें। तो चलिए हम चलते हैं नक्शे पर। कुछ नक्शों पर हम देंगे ध्यान और कोशिश करेंगे कि ये क्षेत्र हमारे मानस पटल पर अच्छी तरह बैठ जाएं। देखिए नक्शे में सबसे पहले सऊदी अरबिया लिखा हुआ दिख रहा है। अभी इस्लाम को भूल जाइए, अभी केवल हम जानने की कोशिश करें कि कौन से क्षेत्र कहाँ हैं। सऊदी अरबिया का क्षेत्र देखिए कितना विशाल का है, और सऊदी अरबिया के आजू बाजू के 3-4 देशों को हम जानने की कोशिश करें। सऊदी अरबिया के उत्तर में इराक है जो हरे रंग में है। इराक से लगा हुआ ईरान है जो वह भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और ईरान की राजधानी तेहरान है। सऊदी अरबिया की राजधानियों में परिवर्तन हुआ तो हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, और उसके पूर्व में, सऊदी अरबिया के पूर्व में इजिप्ट है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र कहते हैं, जिसकी राजधानी कैरो है। मिस्र की राजधानी कैरो। तो अब आपको 3 देश दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरबिया के उत्तर में इराक, उत्तर पश्चिम में ईरान, और पूर्व में, बल्कि मैं कहूँगा उत्तर में इराक, उत्तर पूर्व में ईरान,
और उत्तर पश्चिम में इजिप्ट। ऐसे ही एक छोटा सा और देश दिख रहा है, सीरिया। सीरिया देख लीजिए, बल्कि सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इराक की राजधानी बगदाद है। मैं थोड़ा यहाँ सुधार करूँगा, सीरिया की राजधानी दमिश्क और इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान और इजिप्ट की राजधानी कैरो। अब इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि सऊदी अरबिया सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक। अन्य जो क्षेत्र हैं, टर्की, यमन, ओमान आदि, वे हमारे जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उस पर उतने महत्वपूर्ण अभी नहीं हैं। फिलहाल आप इस बात को बैठा लीजिए, इराक कहाँ है, ईरान कहाँ है, इजिप्ट कहाँ है और सीरिया कहाँ है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले नक्शे की ओर। दूसरा नक्शा क्या है, इस पे हम थोड़ा सा देखें। इस नक्शे में देखिए सऊदी अरबिया लिखा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमने देखा था, और ऊपर लिखा है अरेबियन पेनिनसुला। इसके साथ ही नीचे नीला क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, पानी का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तीन ओर से घिरा हुआ। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला का अर्थ प्रायद्वीप, हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप यानी क्या? द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? द्वीप यानी वह भूमि का क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो, और प्रायद्वीप जो तीन ओर से घिरा हो। तो यहाँ देखिए तीन ओर आपको नीला पानी दिखाई दे रहा है, तो ये है सऊदी अरबिया का अकेला क्षेत्र। चार देशों और सऊदी अरबिया की भौगोलिक स्थिति को जानने के बाद अब यहाँ पर देखिए कुछ शहर दिखाई दे रहे हैं। इन शहरों में जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वे है मक्का, मदीना। मक्का और मदीना अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस्लाम की जब हम चर्चा करेंगे तो मक्का, मदीना और इस्लाम के अटूट संबंध को हम जानेंगे। इसलिए इसको देखिए कि मक्का और मदीना समुद्री क्षेत्र से कितने निकट हैं, और जहां अरब के इस तरफ मक्का मदीना है, बीच में एक समुद्र दिखाई दे रहा है, उसके इस तरफ कौन सा महाद्वीप है उसको हम आगे देखते हैं। पर फिलहाल आप देखिए मक्का मदीना की स्थिति सऊदी अरबिया में कहां पर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले नक्शे की ओर, जिसमें आपको विश्व के परिप्रेक्ष्य में दिखाने की कोशिश की गई है कि पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में सऊदी अरबिया कितना विशाल है। और यहाँ पर आप सऊदी अरबिया को गहरे हरे रंग में पाते हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही विशालकाय क्षेत्र की हम बात करेंगे इस अध्याय में, बहुत ही विशाल क्षेत्र की। मैंने आपको बताया था पिछले नक्शे में कि तीन ओर पानी है, और मक्का मदीना पानी के जहाँ पूर्व की तरफ है, वहाँ पश्चिम की तरफ आप देख रहे हैं एक महाद्वीप दिख रहा है पूरा। आप समझ सकते हैं ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। एक चीज़ आप यहाँ देखिए कि सऊदी अरबिया से अफ्रीका महाद्वीप लगा हुआ है, सऊदी अरबिया से एशिया महाद्वीप लगा हुआ है, और भारत कहाँ पर है? भारत की दूरी कितनी है? सऊदी अरबिया का जो अंतिम कोना है वो भारत से कोई विशेष दूर नहीं है। आप समझ सकते हैं, भारत का नक्शा वहाँ स्पष्ट दिख रहा है, दृष्टिगोचर है। तो ये अब आपका नक्शा एक हुआ जो आपको विश्व की तुलनात्मक दृष्टि से सऊदी अरबिया की स्थिति को बताता है, और साथ ही ये बताता है कि ये भारत के आसपास कहाँ पर है। चलिए अब हम अगले नक्शे की ओर बढ़ें। चौथा नक्शा इस संबंध में जो आपको बताएगा और स्पष्ट करेगा कि क्या है। चलिए इसे हम और